हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। जब हम बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट की, ये हमारा है चैप्टर नंबर 25। देखो वैसे तो अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हैं, वहाँ पर जब हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड को समझा था तब भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो काफ़ी हद तक ना जो सिमिलर ही चीज़ें हैं आज हम डिस्कस करेंगे। पर डेफिनेटली हमें एक आइडिया होना चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट कब से स्टार्ट हुआ, क्या क्या चीज़ें इसके डायरेक्शन में हो रही हैं और कैसे पिछले चैप्टर के साथ आप इसको लिंकेज बना के देख सकते हो। वो सारी चीज़ें भी अपने आप में हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो इन सभी चीज़ों का फोकस कीजिएगा। आपके एग्ज़ाम अगर आप बात करें यूपीएससी 2023 के मेंस की, तो वहाँ पर भी ना इसके रिगार्डिंग हमें मेंस के अंदर भी क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। तो आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग भी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। देखो आप में से ज़्यादातर लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आई एम श्योर, राइट। ऐसे टाइम के ऊपर कुछ हद तक आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यार हमने पढ़ तो बहुत कुछ लिया है पर कहीं ना कहीं उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाए। और इसी वजह से ना हमारी जो टीम पीडब्ल्यू ओनली आईएएस है वो आप सभी के लिए लेकर आई है रिग्रेस प्रीलिम्स प्रोग्राम 2024। अब इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या होगा दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंदर ना आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। सर वो कैसे? देखो यहाँ पर आपको डेली बेसिस के ऊपर 40 जीएस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, फॉलोड बाय 20 क्वेश्चंस आपके होंगे सी सेट के। तो एक तरह से ना रोज आप क्या कर रहे हो, जीएस की प्रैक्टिस, सी सेट की प्रैक्टिस, इस तरह से आप कंटिन्यूसली करते जा रहे हो। फॉलोड और भी फीचर्स आप देख सकते हो, सी सेट को आपको मॉड्यूल मिल रहा है, साथ ही साथ आपकी जो उड़ान की बुकलेट्स हैं वो आपको यहाँ पे इनकी हार्ड कॉपी मिल जाएगी। एंड अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो तो उसके बाद जो सृजन है, ठीक है, आपका जो सृजन प्रोग्राम है जो कि हमारा कंप्लीट मेंस गाइडेंस प्रोग्राम होता है, उसका बिल्कुल फ्री एक्सेस आप सभी को मिलने वाला है। तो ये जो हमारा पर्टिकुलर इनिशिएटिव है ये 8 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है, बस 3-4 दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, तो प्लीज़ जाइए, लिंक के थ्रू इस कोर्स के अंदर एनरोल कीजिए। एंड आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है हमारे आरपीपी यानी कि रिग्रेस प्रीलिम्स प्रोग्राम्स के थ्रू। ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश हिंदी के अंदर तो अवेलेबल है ही है, बट एट द सेम टाइम आप इसको ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों तरह से आप इसको एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, ऑनलाइन तो जहां मर्जी से, ऑफलाइन के अंदर हमारा पटेल नगर, मुखर्जी नगर, लखनऊ, पटना, कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर स्किल्स के ऊपर डिस्कशन थोड़ा करते हैं। देखो जब हमने ना, आई थिंक स्टार्टिंग का 3rd या 4th चैप्टर था, तब हमने इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में पढ़ा था। और तब भी मैंने बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको बताए थे कि इंक्लूसिव ग्रोथ का आखिर अर्थ क्या होता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स जो कि इसके अंतर्गत इंक्लूड होते हैं। इनफैक्ट हमने एक मेंस का पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया था जहां पर हमने डिस्कस किया था कि इंडिया में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं जहां पर इंक्लूसिव ग्रोथ हम मान सकते हैं होती है। एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स भी देखे थे जहां पर हमने देखा कि इंडिया में उतनी इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं भी है। याद होगा आप सभी को। अब इस इंक्लूसिव ग्रोथ तक पहुंचने का एक तरीका क्या है? वो तरीका है आपका स्किल डेवलपमेंट। आप इस बात को रियलाइज कीजिए यार, जैसे आज के समय हम बात करते हैं, आजकल ना बहुत बार करंट अफेयर्स के अंदर भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, है ना। बार बार आप देखते हो, चाहे अभी अभी रिसेंटली ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, उससे पहले ब्लेचली डेक्लेरेशन हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी चैट जीपीटी हो गया, गूगल बार्ड हो गया, बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं एआई के रिगार्डिंग। आप खुद सोचो, अगर हम आने वाले टाइम के अंदर हमारे लोगों को स्किल नहीं दे पाएंगे तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भारत के अंदर जो कहीं ना कहीं इश्यूज हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के रिगार्डिंग, क्या हम उनको टैकल कर पाएंगे? शायद नहीं। तो समय समय के साथ ना लोगों को स्किलिंग करने की ज़रूरत है, स्किलिंग और अपस्किलिंग भी। कहने का अर्थ क्या कि मान लो किसी के पास कुछ स्किल्स हैं आज के समय के ऊपर, अगर हमने उन स्किल्स को आगे अपग्रेड करना है वो भी ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिकली जो अनस्किल्ड है उसको कुछ स्किल्स दो, और जो लोग ऑलरेडी स्किल्ड हैं उनके स्किल्स को कुछ आप अपडेट करो, उनको अपग्रेड करो आने वाली फ्यूचर जनरेशंस या फ्यूचर नीड्स के हिसाब से। ये यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होगा ही होगा। और आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है ये बातें सारी, कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ना गवर्नमेंट का तो रोल है ही है, ठीक है, गवर्नमेंट का तो रोल है ही है, पर गवर्नमेंट के साथ ही साथ आपकी जो अलग अलग प्राइवेट कंपनीज हैं उनका भी एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल है।
एंड इन प्राइवेट कंपनीज के अलावा आपकी जो एनजीओज होती हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, उनका भी इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। क्लियर हुआ? सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि लोगों तक वो स्किल्स पहुंचाए, आपकी प्राइवेट कंपनीज की भी है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की भी है। क्योंकि आप खुद देखो ना, बहुत सारी कंपनीज जैसे इन्फोसिस हो गया, ठीक है, टाटा, विप्रो, कोई भी XYZ फिजिक्स वाला की बात कर लो अपने एम्प्लॉयज़ को कहीं ना कहीं स्किल्स प्रोवाइड करती हैं। अपने एम्प्लॉयज़ को छोड़ो, कहीं ना कहीं बाकियों को भी साथ में इन्वॉल्व करने की कोशिश करती है। सोसाइटी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करी जाती हैं। आप सभी ने CSR का नाम सुना होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो CSR के अंदर भी क्या होता है, कहीं ना कहीं हम कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की, एनवायरनमेंट के लिए बेहतर करने की। तो स्किल डेवलपमेंट भी एक तरीका हो सकता है वहाँ पर। एट द सेम टाइम NGOs के माध्यम से हम क्या कोशिश कर रहे हैं, NGOs के माध्यम से कुछ NGOs इस डायरेक्शन में काम कर रही हैं जो कि लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है ना, ये वर्ड समझना, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को इम्प्रूव करती है। लास्ट चैप्टर के अंदर ना मैंने आपको एम्प्लॉयबिलिटी का अर्थ समझाया था, ठीक है, याद करो, पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला चैप्टर। वहां पर हम इन सभी चीज़ों को ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। अब बस उन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहे हैं, और कुछ ज़्यादा इस चैप्टर में है नहीं, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ना अगर आप नोटिस करोगे तो ना बहुत सारे कुछ हमारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं महिलाओं की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं ट्राइबल्स की, अगर हम बात करते हैं कुछ एल्डरली की, तो यहाँ पर नोटिस करो ना यार, इनके अंदर अगर हम स्किल्स की बात करें, चलो एल्डरली थोड़ा छोड़ देते हैं, बट अदरवाइज अगर विमेन और ट्राइबल की बात करें तो इनको अगर एम्पावर करना है, और वो हमारा जो आइडिया था इंक्लूसिव ग्रोथ का, डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, अगर उसको कहीं ना कहीं अचीव करना है ना, तो हमें ये बात इंश्योर करनी पड़ेगी कि हमारे जितने भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं उन तक हम किस हद तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं थोड़ी हिस्ट्री की कि बेसिकली स्किल डेवलपमेंट की बात कहीं ना कहीं होती कहां से है, तो आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि एक्चुअल में ना 1969 इस टाइम के ऊपर ना हमारे कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खुले, जिनको हम ITIs बोलते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो बेसिकली अगर कोई आपसे पूछे कब से हम इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो पहला ITI हमें 1969 के अंदर स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। पर इसके बाद से लेकर कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ स्किल डेवलपमेंट के सेक्टर के अंदर, पर उसके बाद से काफ़ी काम हुआ। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 2008 के अंदर ना NSDC एस्टैब्लिश हुआ। ये क्या है NSDC? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो 2008 में किसका फॉर्मेशन होता है? NSDC का, यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। इसकी मदद से क्या होने लगा, इसकी मदद से ना सरकार ने बेसिकली एक तरह की कॉरपोरेशन या फिर एक कंपनी बना दी जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी थी। और इसका फोकस रहा क्या, इसका फोकस रहा कि लोगों तक कैसे हम ट्रेनिंग और बाकी चीज़ें कहीं ना कहीं लेकर आ सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो फंडिंग वगैरह है वो कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, NSDC के अंदर पता क्या हुआ, यहाँ पर सरकार तो थी बट प्राइवेट सेक्टर भी था। तो इसका ना NSDC को, जो मैंने बताया ना आपको, एक कॉर्पोरेशन की तरह फॉर्म किया गया। तो बेसिकली ये क्या बनी, एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। क्या अर्थ होता है इसका, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का? देखो, एक होती है आपकी जैसे कंपनीज जो काम करती है प्रॉफिट के लिए, कमाई के लिए। अब सोचो, मान लो कोई भी XYZ कंपनी है, ठीक है, उसने कुछ पैसा कमाया, कुछ प्रॉफिट कमाया। अब प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओनर्स। जो कंपनी के मालिक होंगे उनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट बिलोंग करेगा। तो एक्चुअल में मान लो किसी कंपनी का कुछ प्रॉफिट आता है ना, तो ओनर्स के पास, उनके मालिकों के पास जाना चाहिए। पर कुछ कंपनीज होती है हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट, कि मान लो कोई कंपनी है, उसने कुछ प्रॉफिट कर भी लिया, तब भी वो पैसा जो जाएगा वो मालिकों के पास नहीं, वो वापस कंपनी के अंदर री इन्वेस्ट होता रहेगा। ये इस तरह की कंपनीज देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस
बात के अंदर जब हम बात करते हैं एनएसडीसी की, यहाँ पर गवर्नमेंट का भी रोल रहा एंड आपका प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें रोल देखने को मिलता है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि सरकार के पास 49% इसका कंट्रोल है एंड बाकी का जो 51% वो कंट्रोल किसके पास देखने को मिलता है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू आपका जो प्राइवेट सेक्टर होता है। तो सर ये बात भी समझ आ गई, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ना हमारा थोड़ा और काम स्किल्स के ऊपर काम करना ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। तो 2009 के अंदर 2009 के अंदर हम पहली पॉलिसी निकालते हैं, क्योंकि देखो एक विजन होना बहुत ज़रूरी है कि आने वाले समय के अंदर हम क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, वो हम एक पॉलिसी ही बनाएंगी। तो यहाँ पर 2009 के अंदर क्या होता है, एक नेशनल पॉलिसी हम बनाते हैं, नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट। और यहाँ से एक आइडिया आता है कि हम आने वाले टाइम्स के अंदर स्किल डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, उसको कैसे कैसे हम अचीव करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। फिर और इस चीज़ के अंतर्गत हम नोटिस करते हैं कि यार नहीं, अभी भी ना फ्यूचरिस्टिक जो चीज़ें हैं हम उनके रिगार्डिंग काम नहीं कर पा रहे। अब उसके लिए 2014 के अंदर क्या होता है, 2014 के अंदर एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री बनती है। आज के समय आप देखते हो ना MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये पहले नहीं एग्जिस्ट करती थी। 2014 के अंदर हमें ये मिनिस्ट्री देखने को मिलती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो एक नई मिनिस्ट्री यहाँ पे क्रिएट करी जाती है जिसका काम स्किल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ही देखने को मिल जाएगा। रिगार्डिंग देखो आप इसका ना नीड समझो कि मिनिस्ट्री बनाई क्यों गई। आप खुद समझो यार, इंडिया में करोड़ों ही यूथ है, इंडिया में क्या है, करोड़ों ही युवा लोग देखने को मिलते हैं आज के समय, बिल्कुल ठीक बात है। अब करोड़ों ही युवा लोग हैं इंडिया के, पर उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा, आज भी दिक्कत है इसके अंदर। तो होता क्या है, कई लोगों के पास स्किल होते हैं पर जो मार्केट में जो इंडस्ट्री में चाहिए होता है उसके साथ ये मैच नहीं हो पाता, कई बार लोगों के पास स्किल ही नहीं होते। तो ये सारे मुद्दे जब हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं इनका जो लिंकेज है उसको ठीक करना जरूरी है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ कुछ और रहे होते हैं और इंडस्ट्री में कुछ और चल रहा है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आज भी अगर आप बात करोगे ना कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की, तो अभी भी उनको सिलेबस वही पढ़ाए जा रहे हैं पुराना ही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इस तरह की जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं उनके ऊपर बहुत ही कम डिस्कशन होता है। मैं कई बार जाता हूँ मैकेनिकल इंजीनियर्स के साथ, मेरा कई बार डिस्कशन होता है, तो अभी भी वो अपने इंजीनियरिंग के जो 4 साल हैं उनमें ऐसी टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रहे हैं जो 10 साल पहले इंडस्ट्री काम करना बंद कर चुकी है। तो कहीं ना यार जो एकेडमिया है हमारा और जो इंडस्ट्री है, इनके बीच में जो लिंकेज है वो काफ़ी हद तक ब्रोकन है, काफ़ी हद तक मिसिंग है। तो इसी वजह से हमारी मिनिस्ट्री भी क्रिएट करी गई कि इस तरह के जो लिंकेजेस हैं उनको हम थोड़ा बेहतर तरह से एक्सप्लोर कर पाएँ। इवन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 2015 के अंदर हम एक और पॉलिसी लेकर आते हैं, ठीक है ना। इस पॉलिसी के अंतर्गत भी हम बातें करते हैं कि कैसे स्किल डेवलपमेंट हम और बेहतर ढंग से कर सकते हैं, क्या हमारे फोकस एरियाज क्या रहने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल महिलाओं को एक फोकस एरिया की तरह क्रिएट किया जाता है कि महिलाओं को भी हम अलग से यहाँ पे उनको स्किल देखेंगे, जिनके पास ऑलरेडी स्किल्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करेंगे, उनको उनके जो स्किल है उनकी वैल्यू मिलनी चाहिए। तो ये सारे हमें पॉलिसीज़ के अंतर्गत बातें देखने को मिलती रहती हैं, ठीक है ना। उसी तरह से फिर 2015-16 के बजट के अंदर ना हम जो स्किल डेवलपमेंट मिशन हो गया, वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, राइट। तो ये भी हमें यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल जाता है। एक बात आपको जो ध्यान में रखनी है ना, वो यहाँ पर ये होनी चाहिए, एक बात जो आप ध्यान में रखोगे वो ये होनी चाहिए कि अगर हम बात करते हैं लेट्स से आपके, अगर हम बात करते हैं लेट्स से इन सभी चीज़ों की, जैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन की, तो इसके माध्यम से आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये हमने जो भी हमने स्कीम्स वगैरह रन कर रहे हैं ना, इन स्कीम्स की मदद से हम डेफिनेटली स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे कर पाएंगे। क्लियर हुआ बात। तो ये सारी चीज़ें जब हुई तो कहीं ना कहीं इन्विसाज किया गया कि महिलाओं को भी हम स्किल्स दें एंड कहीं ना कहीं उनको थोड़ा और बेहतर कर पाएँ, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज़ आप ये समझना कि जब हमने पॉपुलेशन वाला चैप्टर पढ़ा या फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला टॉपिक पढ़ा, वहाँ पर मैंने डेमोग्राफिक डिविडेंड समझाते टाइम ना
आपको बहुत सारी स्कीम्स के बारे में ऑलरेडी मैंने जिक्र कर दिया था, मैंने आपको समझा दिया था कि कैसे क्या क्या स्कीम्स है, जैसे संकल्प हो गया और इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स थी। याद है? अगर नहीं याद तो प्लीज़ एक काम करना, पिछला टॉपिक जो है पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला, उसको एक बार आप प्लीज़ गो थ्रू कर लेना, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं। ठीक है, तो ये वाला तो एस्पेक्ट हमने कवर कर लिया कि क्या क्या चीज़ें इंडिया में हुई हैं पिछले कुछ समय के अंदर एंड किस किस तरह से हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत हमें देखने को मिल जाती है। हाँ, एक आपकी ना बुक के अंदर एक और चीज़ बताई गई है, दैट इज़ विद रिगार्ड्स टू आपके डिजिटल स्किल्स। ठीक है, ये एक टॉपिक था जो हमारा मिसिंग था, अदरवाइज बाकी टॉपिक्स हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। डिजिटल स्किल्स की जब हम बात करते हैं ना, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं आपकी साइबर सिक्योरिटी की, ठीक है ना। अब देखो साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस आज के टाइम बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आप अक्सर देखते हो कभी चाइना से अटैक हो रहा है, साइबर अटैक यहाँ पर, कभी कुछ कंट्रीज आपस में साइबर वॉरफेयर के अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो जब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हो रही है ना, वहाँ पर भी इसके अंदर स्किल्स हमारे यहाँ पे नौजवानों के बीच में यहाँ पर होने चाहिए। ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर ना लगभग 27 मिलियन हमारे वर्कर्स, इनको यहाँ पर हमें डिजिटल स्किल्स देने पड़ेंगे अगर हम इस फील्ड के अंदर वर्क अराउंड करना चाहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, मैं सिर्फ साइबर सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा, आपके बिग डेटा हो गया, उन सभी चीज़ों की भी बात कर रहा हूँ। इसके साथ ही साथ आपकी जो मशीन लर्निंग हो गया, एंड एट द सेम टाइम मशीन लर्निंग के अलावा आपका जैसे CRM होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये भी सारे आपके डिजिटल स्किल्स के अंदर ही आते हैं। तो आने वाले समय के अंदर डिजिटल स्किल्स भी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है एंड डेफिनेटली एक ह्यूज जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये बातें भी आपको डिजिटल स्किल्स के बारे में एक बेसिक आइडिया यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा देखो, अगर मैं बात करूँ, बाकी मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया था, बिल्कुल एक छोटा सा ही टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया भी था, हार्डली 4-5 पेजेस का टॉपिक है, तो बिल्कुल एक बेसिक आइडिया पता होना चाहिए, हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया है। बट एक करंट अफेयर्स के अंदर रिपोर्ट आती है जिसका नाम है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट के अंतर्गत ना काफ़ी सारी कुछ बातें करी गई थी, मैंने आपको बताया भी था पिछले चैप्टर के अंदर कि वी बॉक्स जो है वो यहाँ पे इस रिपोर्ट को निकालता है, और इनके हिसाब से अगर हम बात करेंगे ना तो आप नोटिस कर पाओगे एम्प्लॉयबिलिटी, कितने लोग हमारे, स्पेशली अगर हम बात करें कितने परसेंटेज लोग हमारे पास हैं जो कि एम्प्लॉयबल हैं, जिनके पास ऐसे स्किल्स हैं जो नौकरी पा सकते हैं। तो एक्चुअली में ये नंबर ना आप नोटिस करना 47-46 इसी परसेंटेज के आसपास था, हालांकि 2023 की रिपोर्ट के अंदर ये 50% क्रॉस कर चुका है, और अब ये नंबर कितना हो चुका है, अब ये नंबर 50.2% हो चुका है। पर फिर भी आप नोटिस करो हमारी जो अलग अलग स्कीम्स हैं, जैसे नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम है, इसके बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं है। ठीक है, या फिर जो और स्कीम्स हमने, स्किल डेवलपमेंट मिशन हो गया, इनके बारे में लोगों के पास जानकारी ही नहीं है कि कैसे कहीं ना कहीं किस तरह की स्कीम्स चल रही हैं, कैसे हम वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर काम करके आगे बढ़ सकते हैं, अपने जो स्किल्स हम सीख रहे हैं उनको लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, एंड अपने लिए कैसे एक अच्छी आजीविका कमा सकते हैं। बाकी आप नोटिस करो गिग वर्कर्स का भी सेम केस था, गिग वर्कर्स भी हम पिछले चैप्टर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअल में ना हम काफ़ी इकोनॉमी के अब एंडिंग टॉपिक्स के ऊपर हैं, तो काफ़ी सारी रेपिटेशन यहाँ पे देखने को मिलती है, रीज़न बीइंग कि हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पहले से चैप्टर्स पढ़ के आ चुके हैं। यही भी इस रिपोर्ट के अंदर डिस्कस किया गया है कि कैसे कौन कौन सी स्टेट्स हैं, उन पर क्या क्या काम हो गया है। जैसे अगर आप नोटिस करोगे तो महाराष्ट्र के अंदर आपकी एम्प्लॉयबिलिटी काफ़ी अच्छी खासी है, आपकी यूपी के अंदर एम्प्लॉयबिलिटी अच्छी खासी है, केरला आपका 3rd नंबर के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से ना ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ये प्योरली आपकी करंट अफेयर्स परस्पेक्टिव से है, राइट, कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या वर्क्स हमें देखने को मिलते हैं। अब इस रिपोर्ट के अंदर एक बात और भी बोली गई है कि अगर हम बात करें मेल और फीमेल की रेशो की, हायरिंग की, तो वहाँ पर भी एक मेजर डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, जो कि 71-29 हमें देखने को मिल जाती है। और एक्चुअल में ना जो मैं बात कर रहा था 2015 की, 2015 की जो पॉलिसी की, उस पॉलिसी के अंदर ये बात करी गई है कि हमें ना ये जो रेशो है, इस रेशो को कहीं ना कहीं ठीक करना है, और इसी पॉलिसी के अंदर इस वजह से वुमेन को ट्रेनिंग देना, वुमेन की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, वो एक अलग से हमने उद्देश्य यहाँ पे रखा है
इसी 2015 की जो 2015 की आपकी ये जो पर्टिकुलर आपको पॉलिसी देखने को मिल जाती है। एट द सेम टाइम यहाँ पर फोकस ये भी है कि आप ना इंडस्ट्री के साथ ज़्यादा एंगेज कीजिए, इंडस्ट्री एंगेजमेंट बढ़ाइए, और आपका जो एकेडमिक्स के साथ एकेडमिया और इंडस्ट्री का लिंकेज है, जो मिसिंग एक लिंकेज हमें देखने को मिलता है, इस लिंकेज को हम थोड़ा बेहतर करें। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, यहां पर इस पॉलिसी के अंदर ये बात भी करी गई है कि जो भी एग्जिस्टिंग गैप्स है या जो एग्जिस्टिंग कमियां हैं, इन एग्जिस्टिंग गैप्स को हम कैसे फिल कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर हमें अलग अलग तरह के इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं, उन इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। फॉर्मल एजुकेशन हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ये सारी बातें यहाँ पर हमारी जो 2015 की पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट है ना, उसमें ये सारे एस्पेक्ट्स आपको कवर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। एक मैं आपको चीज़ और बताना चाहता हूँ, वो क्या है, वो ये है कि अगर मैं बात करता हूँ ना, यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे आपको ना मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कई बार बताया हुआ है, इवन करंट अफेयर्स में भी या इवन अदरवाइज ऑल्सो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के बारे में मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया। नई जो हमारी शिक्षा की जो नीति है, उसके अंतर्गत भी ना इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि हमें हमारे छात्रों के अंदर फॉर्मल एजुकेशन बढ़ानी पड़ेगी, उनके साथ वोकेशनल एजुकेशन को हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ऐसे स्किल्स देने पड़ेंगे उन लोगों को जो पढ़ाई के साथ साथ उनको रोज़गार भी प्राप्त कर पाएँ, और जो नई नई तकनीकें आ रही हैं उसके अंतर्गत भी हमें ये स्किल देने पड़ेंगे। ऐसा यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हमारा यार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यहाँ पर उन सभी बातों को भी यहाँ पे जिक्र देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर ज़रूरत ये है, अगर हम बात करें UNFPA की, यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की, तो उसके हिसाब से यही कहना है कि क्योंकि इंडिया के अंदर आजकल यूथ बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास डेमोग्राफिक एक डिविडेंड है। मैंने लास्ट टॉपिक के अंदर बताया भी था कि सिर्फ लोग होना काफ़ी नहीं है, इंडिया के पास काम करने वाले बहुत सारे हाथ हैं आज के समय पर, उन हाथों के पास अच्छी एजुकेशन, अच्छे हेल्थ और अच्छे स्किल्स होंगे ना, तभी ये हाथ कुछ देश की तरक्की के लिए काम कर पाएंगे। तभी हमारा जो देश है 2047 2047 तक एक विकसित भारत यानी कि एक डेवलप्ड इंडिया बन पाएगा। अगर इनके पास अच्छा रोजगार नहीं मिला, अच्छे स्किल्स नहीं दे पाए हम लोग इनको, या फिर अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ नहीं दे पाए, तब कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है। और यही जो इतने सारे लोग हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए उल्टा भी पड़ सकते हैं। तो ज़रूरत है कि इन लोगों की अच्छे स्किल्स देने की, ठीक है ना। ऐसा बताया जाता है UNFPA के द्वारा कि इंडिया की दुनिया भर में 2025 में सबसे बड़ी लार्जेस्ट वर्कफोर्स देखने को मिल जाएगी। बाकी देखो, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है पिछले टॉपिक्स के अंदर, वहाँ पर भी हम बात करते थे इसके बारे में कि किस तरह से जो आपके इनटेंजिबल स्किल्स होते हैं, हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, हमारी नई नई इन्वेंशंस, हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे काम करती है, वो सारी चीज़ें आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एट द सेम टाइम अगर हमने हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, हमारा जो बेरोज़गारी दर है, अगर इसको कहीं ना कहीं कम करना है ना, वहाँ ज़रूरत इसी चीज़ की होगी कि हम लोगों को कहीं ना कहीं अच्छी स्किल्स दे पाएँ, इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में जो इश्यूज़ हैं उनको हम साथ में लिंक कर पाएँ, जिन लोगों के पास कुछ स्किल्स हैं ना, उनको प्रॉपर उसका स्किल्स का रिकॉग्निशन मिले। हमारे पास ना RPL एक प्रोग्राम भी है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग जो होता है, तो उसको हम रिकॉग्नाइज करें किसी के स्किल्स हैं। हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल ना, एक तो आपके ना शायद स्किल्स का मतलब ये मत सोचना कि सिर्फ AI की बात कर रहे हैं, नहीं, स्किल का मतलब ये भी होता है किसी को लेट से AC ठीक करना अच्छे से आता है, वो भी एक स्किल है। गेटिंग द पॉइंट। इस तरह की चीज़ों को भी हम यहाँ पे स्किल्स के अंतर्गत ही काउंट करते हैं। पर होता क्या है ना, जब उसके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेट आ जाता है कि हाँ यार इस बंदे को प्रॉपर ये स्किल आता है, तो वो अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। तो हमारी सरकार की ये भी कोशिश है कि जिन लोगों के पास अच्छे स्किल्स हैं उनको सर्टिफाई किया जाए कि हाँ यार इस बंदे के पास स्किल्स हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो कमाने की शक्ति है, जो उसकी अर्निंग पोटेंशियल है, हम उसको भी इंक्रीज कर पाएँ। क्योंकि इन द एंड स्किल्स का मतलब क्या है, स्किल्स का मतलब वही है कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी कैसी है एंड आप कहीं ना कहीं उससे कितना पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो हमें स्किल्स के लिए ज़रूरतमंद हो जाती है। बाकी देखो ये सारी चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल हमारा स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना,
इनके बारे में काफ़ी चर्चा हमने लास्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ी थी। बाकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो रीस्किलिंग रेवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है, वहाँ पर भी ऐसा बताया जा रहा है कि 2030 तक ना लगभग पूरी दुनिया के अंदर 100 करोड़ लोगों को बेहतर एजुकेशन, बेहतर हेल्थ और बेहतर स्किल्स देने पड़ेंगे 2030 तक। ऐसा कोशिश यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रीस्किलिंग रेवोल्यूशन की हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी हमारे कुछ और प्रोग्राम जैसे स्ट्राइव, संकल्प और ये सभी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। यही सेम क्वेश्चन आपका आई थिंक इस बार के ही मेंस के अंदर पूछा गया था कि किस किस तरह के हमारे सरकार के द्वारा इनिशिएटिव रन किए जा रहे हैं। वहाँ पर अलग अलग चीज़ों का आप मेंशन कर सकते हो, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग हो गया, आपका कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, या फिर नेशनल अप्रेंटिस प्रोमोशन स्कीम हो गया, संकल्प हो गया, स्ट्राइव हो गया। ये सारे अपने आप में डेफिनेटली पॉइंट आप सभी के लिए बन जाते हैं। दोस्तों ये था आज का बिल्कुल छोटा सा चैप्टर, ठीक है ना, बहुत ही छोटा सा था। आई नो आज की क्लास आई थिंक 20-25 मिनट की ही रही है। रीज़न बीइंग कि ये बहुत ही ना एक एडिशनल चैप्टर था। पिछले वर्जन्स के अंदर ये चैप्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता था, पर क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रेपिटेशन है पिछले टॉपिक के साथ जो हमने लास्ट चैप्टर्स के अंदर पढ़ा, तो इसलिए अपने आप में इस चैप्टर की लेंथ बहुत ही छोटी सी है। बाकी देखो करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहिए, एंड आई एम श्योर कि जब करंट अफेयर्स के साथ स्किल्स वाले टॉपिक का आपका रिलेशनशिप आएगा ना, तब आप उसको अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, एंड अपने मेंस के एग्जाम के अंदर आप अच्छे से अच्छे आंसर्स भी लिख पाओगे, क्योंकि आपने स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ आपने करंट अफेयर्स जोड़ भी दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज का लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी लोग इसी तरह से अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।